हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी यहां पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे ये कहने वाला कोई है कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको इतने पैसे देने हैं। इन शॉर्ट, हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपकी प्रश्नावली की, आपकी किताब की, आपका एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्न हल कराया जा रहा है, वो भी पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसका आनंद उठाइए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 12, जो कि बहुत ही प्यारा है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय आपको इस अध्याय में देना है और यहां पर हम 12.2 प्रश्नावली को हल करेंगे, जो कि जिसमें मुख्यतः आपको विभाजन सूत्र देखने को मिलेगा और विभाजन सूत्र के अलावा आपको यहां पर दूरी सूत्र भी देखने के कुछ एग्जाम्पल, मतलब एक आध सवालों में जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, वरना जरूरत ना भी पड़े। तो चलिए फटाफट इस अध्याय को शुरू करते हैं, इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। 12.3 की शुरुआत आज होगी और 12.3 में विभाजन सूत्र की आवश्यकता है। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड से या रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः और 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फटाफट एक बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन क्या होता है? तो सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा होता था, अंतः विभाजन वाला। अंतः विभाजन क्या होता था? ये इसका मतलब था कि यदि एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, ए बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x1, y1, z1 है और बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 और z2 है। अब ए और बी बिंदु के बीच में कहीं ना कहीं यहां एक ऐसा बिंदु है C, जो यहां से यहां के लेकर अनुपात m है और यहां से यहां तक लेकर अनुपात n है। इसका मतलब है कि a से c का अनुपात और c से b का अनुपात m/n है। यहां पर c बिंदु ab के मध्य में है, इसीलिए अपन अंतः विभाजन कह रहे हैं। तो c बिंदु c ab के मध्य में है। मध्य में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं है। और अगर C AB के मध्य में है तो C बिंदु के निर्देशांक, अगर ये अनुपात m/n है, तो C बिंदु के निर्देशांक बड़ी आसानी से mx2 प्लस nx1, मतलब इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा, भाग m प्लस n से। वैसे ही y निर्देशांक my2 प्लस ny1 भाग देकर m प्लस n। यहां पर सेम कहानी, mz2 माइनस या प्लस nz1 भाग देकर m प्लस n से। ठीक है ना? ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट में अगर बाह्य विभाजन आ जाता है, क्या आ जाता है? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन भी उसके जैसा ही है जैसा अंतः विभाजन था। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है? बाह्य विभाजन में भी एक ऐसी रेखा रहती है AB, पर AB का बीच में C ना होकर C बिंदु AB से दूर होता है, मतलब इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तब जाकर कहीं C बिंदु मिलेगा। तो AB के मध्य में C नहीं है, अभी AB के बाहर C है, या तो वो इधर हो सकता है या उधर हो सकता है, चलेगा। मतलब ये A के पास में भी हो सकता है, B के पास में भी हो सकता है। तो अभी वही A और B के निर्देशांक वही है। हम ये मान रहे हैं कि इस केस में यहां से यहां की जो दूरी है वो m है और यहां से यहां की दूरी या उसका अनुपात n है। तो इस केस में आपको अनुपात m/n दिया गया है। अब अगर C बिंदु निकालना हो, AB वही है, x1 y1, मतलब A बिंदु को अगर मैं लिखूंगा तो वो मिलेगा x1 y1 z1 और B बिंदु को लिखूंगा तो मिलेगा x2 y2 और z2। A और B दो भिन्न बिंदु आप लोगों के सामने दिए गए हैं। C कहां है? बाहर, AB के। इस केस में C बिंदु को लिखने का तरीका सेम फॉर्मूला, बस जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, मतलब mx2 माइनस nx1 भाग m माइनस n, my2
-ny1 भाग दे दीजिए m-n से। तीसरा mz2 -nz1 डिवाइड बाय m-n is the position is the coordinates of point C in this case। बढ़े आगे, प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आपको यहां पर बोला है कि इन बिंदुओं को रेखाखंड अनुपात 2:1 में मिलाने वाले बिंदुओं के बारे में बात कीजिए। फटाफट आंसर लिख सकते हैं। एक बात बताऊं, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि इस प्रश्न का जवाब आपने मेरे पहले ही लिख दिया होगा। पहला केस अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, ए नाम का बिंदु। दूसरा केस बी नाम का बिंदु। ए नाम का बिंदु कहता है कि मैं -2, 3 और 5 हूं। बी नाम का बिंदु कहता है कि मैं 1, -4, 6 हूं। सी नाम का बिंदु कहता है कि मैं तो यहां कहीं हूं और यहां से यहां का अनुपात और यहां से यहां का अनुपात अगर आप निकालने जाएंगे तो ये 2:3 है। मतलब सी बिंदु ए बी के बीच में कहीं ना कहीं स्थित है। तो चलिए सी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? सी बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से निकालेंगे, अंतः विभाजन के फॉर्मूले से। यदि मैं मान लेता हूं कि हमारा x1, y1, z1 जो है वो ए बिंदु है, तो ए बिंदु को अपन लिख सकते हैं -2, 3 और 5। उसी तरह यदि मैं बी बिंदु को x2, y2 और z2 मान लेता हूं तो इस केस में यह मिलेगा 1, -4 और 6। सी बिंदु को हम मान लेते हैं इट इज अल्फा, बीटा, गामा। हालांकि कक्षा 12वीं में आप अल्फा, बीटा, गामा का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर अल्फा, बीटा, गामा द्विक अनुपात से प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन हम इसे अभी लिख सकते हैं 11वीं कक्षा में अपन। सो ठीक है, मतलब वो x3, y3, z3 लिखने में परेशानी होती है, इसलिए अल्फा, बीटा, गामा लिख दिया मैंने। चलेगा ना? चलेगा। ओके, तो क्या मैं यहां पर सी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकता हूं? कहां से? ये वाले फॉर्मूले से, mx2 ny1 m+n, my2 ny1 m+n। वैसे ही सबसे पहला बिंदु mx2, मतलब यदि मैं अल्फा बिंदु निकालने जाऊंगा तो वो कैसा मिलेगा? इसके x में 2 का गुणा किया तो 2 गुणा 1 प्लस 3 का -2 में गुणा किया, और जो अनुपात है वो 3 + 2 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 3 + 2, क्योंकि ये 5 के बराबर है। वेरीफाई करो फटाफट। सो -2 बिल्कुल, डिवाइड बाय 3 + 1, तो भाई साहब कितना? 3 + 2 ना, m+n, mn का मान फॉर्मूला अपने पास है। 2 - 6 -4, तो -4/5 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात करते हैं बीटा के बारे में। सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला यही है ना? फॉर्मूला अपने पास जो है वो ये वाला कुछ है, ऐसा कुछ mx2 my1 nx2 ny1, कुछ ऐसा कुछ। सो बेसिकली यहां पर लगेगा y वाला, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 × 3 एंड 2 × 2 अगेन -4, तो 2 × 2 -4 एंड डिवाइडेड बाय 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 + 2, तो 3 × 9 और ये गया 1, तो यहां पर बचने वाला था 1/5। गामा में क्या करना है? गामा में क्या करना है कि 3 को गुणा करना है z1 से, मतलब 3 को गुणा करना है 5 से, तो 3 × 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 से, डिवाइड बाय 3 + 2 अगेन, यही ना? 2 × 6, 3 × 5, अगेन यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द सेम। ठीक, ओके। सो यहां पर कितना होना चाहिए भाई साहब? 5 × 3 = 15, 2 × 6 = 12, 15 × 12 = 27, 27/5। कितना? 27/5। तो पहले वाले केस में जो आपका पहले केस का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो सी बिंदु है -4/5, 1/5 और 27/5 है, तो -4/5, ठीक है, 1/5 एंड 27/5 आना चाहिए। दूसरे वाले प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको कुछ नहीं करना। इसके कैलकुलेशन में बीच में जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लगा दो, जहां जहां प्लस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाह्य विभाजन अंतः विभाजन में कॉन्सेप्ट सेम है, बस
जो सी बिंदु है वो बाहर की साइड बनेगा और यहां प्लस की जगह, यहां दोनों जगह प्लस थे तो यहां दोनों जगह माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, तो हमने यही फॉर्मूला लिखा और इसी फॉर्मूले के आधार पे दूसरे का जवाब लिखने गए तो दूसरे का जो बिंदु आना चाहिए, मान लो जी दूसरा वाला बिंदु फिर से अल्फा बीटा गामा है, मतलब इस केस में ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, जो कि 2:3 में है। अगर सी बिंदु 2:3 में है तो थोड़ा इसको ऐसे बना लेना यार, ए बी और सी, क्योंकि सी ए के पास में और बी से दूर है, तो सी जो है वो 2:3 में, ए से 2 और ए से सी 2 और सी से बी 3। सो इन दिस केस जो अल्फा बिंदु आना चाहिए वो आना चाहिए 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, क्योंकि जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, यहां प्लस था यहां प्लस था, दोनों जगह माइनस। 2 माइनस माइनस 6 तो 2 + 6 8, 8/1 तो 8। बीटा वाला बिंदु, बीटा वाले सेम 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 3 गुणा 3 ठीक है, माइनस 2 गुणा -4 3 - 2, तो 3 गुणा 3 9, 2 गुणा -4 -8 तो 9 - 8 17, बिल्कुल 9 - 8 17 है ना। 3 - 2 1। गामा वाला बिंदु, तो गामा वाला बिंदु कितना, यहां पर फिर माइनस लगा दो, 3 गुणा 5 -2 × 6 डिवाइड बाय 3 -2 तो 15 - 12 3/2 3/1 तो 3। तो इस वाले केस में जो आंसर मिलेगा, दूसरे वाले केस का जवाब जो आपको मिलना चाहिए अल्फा बीटा गामा, यहां पर मिलेगा 8 17 और 3। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब यहां पर हो जाता है। क्लियर है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आपको अगले प्रश्न पे जाना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको काम देने वाले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 इसी प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 2 यह कहता है कि दिया गया कि बिंदु पी क्यू आर संरेख है तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्यू पी आर को विभाजित करता है। यहां 3 चीज आपसे पूछी जा सकती है। क्या क्या? पहला कि क्यू पी आर को किस अनुपात में विभाजित करता है, पी आर क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है और आर पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है। फटाफट एक बार वेरीफाई करो जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। देखो, आपने एक रेखा बनाई, ठीक है, ये रेखा कुछ ऐसी होगी कि एक पी बिंदु होगा, एक क्यू बिंदु होगा, एक आर बिंदु होगा। यही होगा ना कि एक पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है, एक आर बिंदु है, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं आपको 3 बिंदु मिल जाएंगे, ये पी, ये क्यू और ये आर मान लेते हैं, ठीक है। सो चलिए, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ऐसा होता होगा ना कि इन दोनों को ये किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये इसे यहां पर अपन कह सकते हैं कि Q जो है वो पी आर को अंतः विभाजित कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि Q पी आर को अंतः विभाजित कर रहा है? हां, बात सही है। अच्छा, अगर मैं आर बिंदु के बारे में कहना चाहूं तो आर बिंदु पी क्यू के बाहर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आर बिंदु पी क्यू को बाह्य विभाजन करता है? बात तो सही है। तो अगर मैं कहना चाहूं कि आर बिंदु पी क्यू को बाह्य विभाजन करता है, यह बात भी सही है। उसके बाद इसी तरह P बिंदु QR को या QR रेखा को P बिंदु बाह्य विभाजन कर रहा है, मतलब ये भी बात ठीक है। तो अगर मैं P बिंदु के बारे में कहूंगा तो P बिंदु QR को बाह्य विभाजन कर रहा है। अब ये तो आपके सामने मैंने फोटो बनाया, ऐसा भी हो सकता है ना कि वास्तविक जो प्रश्न हो उसमें R बिंदु बीच में हो, Q बिंदु बाहर हो। तो अगर Q बिंदु बाहर है तो अनुपात ऋणात्मक आ सकता है, अगर Q बिंदु बीच में है तो अनुपात धनात्मक आ सकता है। उसी ऋणात्मक और धनात्मक अनुपात के सापेक्ष में ये जो सूत्र है वो आते हैं, है ना। सो हमें ये नहीं पता कि P बिंदु या Q बिंदु या R बिंदु तीनों में से कौन किस या कौन सा बिंदु बाकी दोनों के बीच में कहीं स्थित है। हम यहां इस पे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हमें जो काम दिया है उस काम पर करेंगे, ठीक है। और ये जो काम है सीधा सीधा बोला है कि ये तीनों रेखाएं जो तीनों बिंदु है वो संरेख है। इस प्रश्न में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है,
सिंपल सी बात ऐसी है कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु दिया है P, मान लेते हैं 3, 2, -4, 3, 2, -4, ठीक है। ये Q बिंदु है जो कि है 5, 4, -6, और यह है R नाम का बिंदु जिसका मतलब है 9, 8 और -10। ओके, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपको जो निकालना है अनुपात, आपको क्या बोला है, Q P R को किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि Q R P को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर PQ से QR का जो अनुपात है वो M अनुपात N है, मतलब ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है, इनका जो अनुपात है वो M अनुपात N है। तो क्या मैं Q बिंदु के निर्देशांक P और R के रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। क्या मैं लिख सकता हूं दूरी नियम से कि Q बिंदु का Q का X निर्देशांक कितना होगा। अब संरेख है, ये तो आपको दिया है, Q का X निर्देशांक दूरी नियम से क्या होगा, mx2 प्लस ny(x1) डिवाइड बाय m प्लस n, जहां x2 का मतलब 3 है या x2 का मतलब 9 है और x1 का मतलब 3 है। x2 का मतलब 9, x1 का मतलब 3, अपन ने ये माना है। m और n आपको पता नहीं है, पर q का x निर्देशांक तो 5 है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर m गुणा 9 प्लस n गुणा 3 डिवाइड बाय m प्लस n, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये m प्लस n को इधर ले आए, तो 5 गुणा m प्लस n डिवाइड बाय 9m प्लस 3n, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। हमने 5m को यहां लिखा, 5n को यहां लिखा और 9m प्लस 3n को यहां लिखा। n को वहां भेज सकते हैं, m को इधर ला सकते हैं, जो मर्जी हो। आपने क्या किया, आपने किया कि 5n में से 3n घटा दो और 9m में से 5m घटा दो, तो 5 में से 3 गए तो 2, बिल्कुल बात सही है। 2n बराबर 4m, इसका अनुपात लोगे तो m बटा n बराबर 2/4 या फिर 1/2। आपको जो अनुपात चाहिए वो है 1/2। इसका मतलब यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी 1:2 में है। आपका आंसर यहां पे मिल जाएगा 1:2। अब प्रश्न घुमा के पूछूं, Q बिंदु PR को 1:2 में विभाजित कर रहा है, Q बिंदु RP को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सर ये 1 है, ये 2 है। अगर RP का पूछेगा तो 2:1 में विभाजित करेगा। पहले R से दूरी लिखेंगे, बाद में P से लिखेंगे। पहले PR पूछा है तो PR से दूरी 1/2 है, QR से 2/1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको उलझाया जा सकता है, बी केयरफुल अबाउट दैट। मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 बोलता है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग एक बार कर चुके हैं, है ना। यहां पर मतलब ऐसा ही प्रश्न अपन एक बार कर चुके, इसी प्रश्न को तो नहीं किया, लेकिन एक रेखा है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 2 बिंदुओं को मिलाती है। अब ये 2 कौन कौन से बिंदुओं को मिलाती है। पहला बिंदु है -2, 4, 7 और -2, 4, 7, साथ ही साथ 3, -5 और 8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है प्रश्न के अनुसार। अभी प्रश्न को समझ रहे हैं अपन। एक ऐसा तल है जो यहां पर इसको काट कर निकल जाता है, उसी तरह जैसे कि एक पेज में से एक पन्ने को निकाल दिया छेद करके, एक पेज में से एक तार को निकाल दिया छेद करके, वैसे ही। तो यहां पर ये पेज है, ये पन्ना है, जो वास्तविक में YZ तल है। क्या है, YZ तल। और YZ तल ऐसा है। अब आपको यह कहा जा रहा है कि ये YZ तल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बिंदु पर काटेगा। आपने कहा ठीक है, तो मान लेते हैं ये C बिंदु पर काटा। आपको प्रश्न में यह बोला है कि ये जो दोनों बिंदु है ना, उसको ये तल किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब A से C का अनुपात और C से B का अनुपात कितना है। ठीक है क्या,
ए से सी का और सी से बी का अनुपात निकालना है। सो बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है ए सी डिवाइड बाय बी सी। ए से सी का और बी से सी का अनुपात कितना है इस प्रश्न में? क्लियर है क्या? देखो अब मेरी बात सुनो। ए और बी बिंदु के निर्देशांक आपको पता है। क्या आप ए बी के मदद से सी बिंदु का एक्स निर्देशांक निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो अनुपात आपको दिया है, माना ए सी अनुपात बी सी एम अनुपात एन है, यही आपको निकालना है। तो यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां का अनुपात एम है और यहां से यहां का अनुपात एन होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो क्या आप एक्स निर्देशांक निकाल सकते हैं सी बिंदु का? सी बिंदु का एक्स निर्देशांक निकल सकता है। कैसे? देखो ऐसे, इस m में इस 3 का गुणा करेंगे, वही दूरी सूत्र mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यही कॉन्सेप्ट है। अपन मान रहे कि अंतः विभाजन कर रहा है, बाह्य विभाजन करेगा तो m बटा n ऋणात्मक आ जाएगा। इस m को 3 में गुणा किया तो 3m प्लस इस n को 2 में गुणा किया तो -2n भाग दे दीजिए m प्लस n से। ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताइए कि जब ये C बिंदु XY तल पर है तो X या YZ तल पर है तो YZ तल की परिभाषा क्या होती है? YZ तल कहता है कि मेरे ऊपर X का मान सदैव 0 है ना। ये 3 चीजें अपन बोल चुके थे। क्योंकि C YZ तल पर है इसीलिए C का X निर्देशांक 0 होगा। बिल्कुल। तो C का X निर्देशांक अपन ने क्या निकाला? ये वाला। इसका मतलब ये चीज 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो m प्लस n तो 0 होगा नहीं। 0 क्या होना चाहिए? 3m माइनस 2n बराबर 0 होना चाहिए, या फिर 3m बराबर 2n होना चाहिए, या फिर m बाई n इज इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। मतलब जो अनुपात है वो 2:3 आना चाहिए। यही आपका आंसर है। एक छोटी सी बात यहां लिख सकते हो नोट करके, जो मैं आपको लिखा देता हूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको काम देगा। यदि अपन XY तल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो इस तल का समीकरण बोल दो या उसकी एक प्रॉपर्टी बोल दो, जो कहना चाहो। अगर मैं YZ तल के बारे में बोल रहा हूं या ZX तल के बारे में बोल रहा हूं, YXY तल पर Z का मान सदैव 0 रहेगा, YZ तल पर X का मान सदैव 0 रहेगा और ZX तल पर Y का मान 0 रहेगा। मतलब जो यहां नहीं लिखा है वो 0, जो यहां नहीं लिखा है वो 0, यहां Y नहीं लिखा है तो Y 0। याद रहेगा ये तीनों के समीकरण है, तीनों की प्रॉपर्टी भी है कि XY तल पर Z0, YZ तल पर X0, ZX तल पर Y0। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से इस प्रश्न को आपने हल किया है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कोई परेशानी हो तो, और अगर नहीं है तो यही दूरी नियम है जो कि अपन बार बार पढ़ रहे हैं, विभाजन सूत्र है जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं और इसे सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टेंस या जिसे सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि ये 3 बिंदु संरेख है। बिंदु कौन कौन सा है? A 2 -3 4, B -1 2 1 और C 0 1/2 और 2। ठीक है। यदि ये तीनों बिंदु संरेख है तो ऐसा एक सवाल हमने किया था जहां पर हमने देखा था कि पहले इनका अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालने के बाद किसी भी एक बिंदु की मदद से अनुपात निकल जाएगा। वो अनुपात चाहे x से निकाल लो, y से निकाल लो या z से निकाल लो। अगर आपने x से अनुपात निकाला तो y और z को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपके सामने ये रेखा है सीधी सीधी, है ना। अपन लिख रहे हैं सवाल का हल जो कि होगा थोड़ा सरल। सबसे पहले आपको दिए गए हैं 3 बिंदु A, B और C। A ऐसा,
बी ऐसा और सी ऐसा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं यार कि ए नाम का जो बिंदु है वो x1 y1 z1 है, जो कि दिया है 2, -3, 4। उसी तरह बी नाम का जो बिंदु है x2 y2 z2 है, जो कि दिया है -1, 2, 1। एंड आफ्टर दैट द पॉइंट C which is equal to x3 y3 and z3 which is equal to 0, 1/2 and 2। ठीक ठीक। सो अगर मैं माना पहले तो निकाला जाए अनुपात, कौन सा, कि AB से जो अनुपात BC का है वो M अनुपात N है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो ये M अनुपात कैसे निकाला जाए कि ये दो दूरी जो होगी बटा ये जो दूरी होगी ये M और N के बराबर होगी। अनुपात MN होगा, दूरी जो होगी पता नहीं। तो ये निकालने के लिए क्या करें, दूरी नियम का प्रयोग करते हैं कि ये जो x3 है C बिंदु का, मैं उसे इन दोनों की मदद से निकाल सकता हूं, या जो B बिंदु का x3 है या B बिंदु का x2 है उसे मैं A और C की मदद से निकाल सकता हूं। कैसे, दूरी सूत्र नहीं, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र द्वारा क्या होगा, विभाजन सूत्र द्वारा लिखा जाएगा कि ये जो B वाला बिंदु है इसका जो x निर्देशांक है, या इसी फॉर्मूले से mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, तो उसी तरह से जो B बिंदु का x निर्देशांक है, मतलब जो x2 है उसे लिखा जा सकता है m। C बिंदु का निर्देशांक कौन सा है, C बिंदु का निर्देशांक x3 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये m इसके निर्देशांक में जो कि x3 y3 z3 है, ये n x1 y1 z1 में। x2 का मान आपके सामने -1 है, बिल्कुल -1 है, बराबर m का मान आपको नहीं पता, लेकिन x3 का मान 0 है और x1 का मान 2 है और ये m + n है। ठीक है क्या, तो ये m + n को इधर लाए, तो m + n इधर आया तो कितना हुआ, -m - n बराबर 2n। बात ये भी सही है ना। तो -n - m उधर रह जाएगा, n उधर चला जाएगा, तो अगर उधर गया तो यहां से मिला -m बराबर 3n, या फिर यहां से मिलेगा m/n बराबर -3 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब m का मान -3 और n का मान 1 लिया जा सकता है। हालांकि k लिखना चाहिए साथ में, लेकिन ठीक है, माना m बराबर -3 और n बराबर 1 लिख दिया जाए, तो ये जो m और n के मान है वो इन दोनों को भी संतुष्ट करने चाहिए। किसको, y2 और z2 को। तो अपन इस mn की मदद से y2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि अपन निकालेंगे y2 कितना हो जाएगा, m y3 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n। ठीक, m + n कितना आएगा देख लो, m + n का मान सीधा सीधा निकाल सकते हो, m + n -3 + 1, जिसका मतलब -2 है। m का मान -3, ठीक है। y3 1/2, ये रहा, प्लस n का मान 1, ठीक है, y1 -3, ठीक है। तो एक साथ में -3 भाग देकर m + n विच इज -2। इससे y2 का मान 2 आ जाना चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है, तो 3/2 -3 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये ठीक है। y3 का मान अपन ने, ठीक है, क्लियर, देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत है यहां पर तो आप पूछ सकते हो। उसी तरह एवं आप Z2 भी निकालेंगे इनके प्रयोग से। Z2 कितना आएगा, तो Z2 आना चाहिए, Z2 1 है, तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। कब, जब m का मैं Z3 में गुणा करूं विभाजन सूत्र से, और n का Z1 में गुणा डिवाइडेड बाय m + n हो। ठीक, तो m मतलब -3, तो -3 गुणा 2, Z3 का मान 2 है,
प्लस 1 गुणा -4 भाग दे दीजिए -2 से, जो कि m प्लस n है। इनको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या यहां पर मान y2 का 2 आ रहा है और z2 का 1 आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो m और n आपने पहले दोनों बिंदुओं से निकाला है और इन दोनों बिंदुओं इस बिंदु की मदद से निकाला है, वो mn क्या वास्तव में y2 और z2 को परिभाषित कर रहा है या उनके मान निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर इन दोनों से निकलने वाला mn इन दोनों को नहीं निकाल के दे रहा है इन दोनों की मदद से, इसका मतलब ये इस बिंदु के बीच में नहीं है, और अगर है तो पूरी तरह से है। ठीक है, सो जैसे ये मिला -3 गुणा -6, ठीक है, तो और ये मिलेगा -4। यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इशू आ सकता है। अच्छा, -4 नहीं, यहां 4 आएगा ना, n का मान 1 है तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 6 और 6 बटा 6 प्लस 4 3 दूना 6 तो माइनस का -6 प्लस 4 -2 बटा -2 ये तो आ जाएगा 1। सेम, लेकिन जब हम y2 को स्टार्ट या y2 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये बराबर इस y2 के नहीं आएगा। देख लीजिए आप कैलकुलेट करके, -3 बटा गुणा 1 बटा 2 -3 बटा 2 -3, तो यह आएगा -9 बटा 2 और बटा 2 करोगे तो -9 बटा 4 आएगा। कितना आएगा? -9 बटा 4। इसका मतलब ये -9 बटा 4 तो 2 के बराबर नहीं है, या माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, दोनों सब कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ये सवाल गलत है? नहीं, सवाल में कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो गलत नहीं है। यहां पर जिन लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी या जिन लोगों के पास एनसीईआरटी किताब है, प्रश्न में 1/2 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि गलत है। ठीक है, मैं यहां पर इस सवाल को पूरा वेरीफाई इसीलिए करवा रहा हूं। यहां पर सी बिंदु के निर्देशांक आप कहीं किसी किताबों में दूसरे में देखोगे तो सी बिंदु के निर्देशांक 0,1/3 होने चाहिए, 1/2 नहीं। कितना? 1/3। जब सी बिंदु के निर्देशांक 1/3 हो जाएंगे, मतलब 0 की जगह 1/3 हो जाएगा, तब यहां पर कैलकुलेशन जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां पर इसकी जगह 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और -1 -1 -3 -4 -4 बटा -2 2 आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है किताब में, उसे ध्यान रख लीजिएगा। क्या है सर जी? ये करेक्शन है। तो देखिए, हमने सबसे पहले mn निकाला x की मदद से और उसे y और z निकाल के देखा जो वास्तव में संतुष्ट कर रहा था। इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं और ये तीनों संरेख कहे जा सकते हैं इस केस में। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 5, 4 2 -6 और q 10 -16 6 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी सम द्विभाजित तो ठीक था, सम त्रिभाजित क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अपन यहां डिस्कशन भी कर लेते हैं कि सम त्रिभाजित का मतलब क्या है। सम त्रिभाजित तो मान लीजिए ए पी और क्यू नाम के दो बिंदु हैं जो कि दिए हैं। पी के निर्देशांक ABC है और क्यू के निर्देशांक अल्फा बीटा और गामा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए, माना कि P और Q को A और B नाम के दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 PQ को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित मतलब दो बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं, तीन बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। अब पहले इसे समझते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ये P है, ये Q है और इनके बीच में दो बिंदु ऐसे हैं जो PQ को दो की बजाय तीन बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तीन बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं मतलब यहां कहीं एक बिंदु A है और यहां कहीं एक बिंदु B है।
अगर ये बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो ये भी दूरी, ये दूरी और ये दूरी तीनों आपस में बराबर है। इसी को बोलते हैं कि ए बी पी क्यू को समत्रिभाजित करते हैं। अगर ए बी पी क्यू को समत्रिभाजित करते हैं तो सोच के बताओ, अगर ये यहां से यहां की दूरी 1 है तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? या फिर वहां से नहीं, अपन सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं कि यदि ए से पी की दूरी 1 है तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? तो सर ये अगर x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये तो 2 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये बिंदु, ये वाली 2:1 हो जाएगी। मुद्दे की बात ऐसी है कि जब ऐसा लिखा जाए तो P से A की अनुपात बटा A से C की अनुपात या A से Q का अनुपात 1:2 है, एवं P से B का अनुपात बटा B से Q का अनुपात 2:1 है। क्लियर है क्या? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगर इतनी सी बात है तो क्या आप A बिंदु के निर्देशांक नहीं लिख सकते P और Q के रूप में? लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। क्या मैं A बिंदु के निर्देशांक लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कैसे? यदि P बिंदु के निर्देशांक ABC है और A बिंदु के निर्देशांक और A PQ को 2:1 में तोड़ता है, ठीक है, यहां लिख लेना कि A जो है A PQ को 1:2 और B PQ को 2:1 में विभाजित करता है। तो PQ के निर्देशांक आपके सामने, अनुपात आपके सामने और सूत्र आपके सामने। ये रहा सर। सूत्र क्या था कि अगर ये बिंदु और ये बिंदु को m/n में विभाजित किया जाए, अंतः विभाजित, तो m को इसमें गुणा कर दो, n को इसमें गुणा कर दो। तो यदि मैं a बिंदु निकालने जाऊं, यहां पर जो m अनुपात है, यदि a बिंदु के लिए निकालने के लिए जाएंगे तो अपन विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है, किसका? विभाजन सूत्र का। अब a बिंदु के लिए m का मान 1 और n का मान 2 होगा, और साथ ही m प्लस n को आप सीधा सीधा 3 लिख सकते हैं। यही कर सकते हैं ना? ठीक है। तो विभाजन सूत्र में क्या होगा सर? इस a का p में या 1 का p वाले निर्देशांक में या 1 का q वाले में गुणा होगा, 2 का p वाले में गुणा होगा। 2 का किस में? p वाले में। अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। P को 2 में गुणा करना है, Q को 1 में गुणा करना है, तो A वाले बिंदु के लिए P को 2 में गुणा करना है, मतलब किसमें? 2 गुणा 4 प्लस 10/2। इसको लिख लेते हैं अपन सूत्र को एक बार फिर से। 2A प्लस अल्फा बटा 3 m प्लस n। देख लो, P वाले में 2 का गुणा, Q वाले में 1 का गुणा, इतना ही है ना। A का मतलब P वाला बिंदु, तो 2A प्लस अल्फा बटा 3, साथ में 2B प्लस बीटा बटा 3, साथ में 2C प्लस गामा बटा 3। अब आप A, B और C के मान रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। A 4 दूनी 8 प्लस अल्फा 10, तो 18/3 मतलब 8 है ना। 8 नहीं 6, 4 दूनी 8, 18/3 मतलब 6। देख लो, 4 दूनी 8। बीटा की जगह आप रखोगे 2, है ना, तो 2 का डबल 4, 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 माइनस 12, -12/3 -4। ठीक है। सी का मान -6, -6 का डबल, तो -6 का डबल -12 प्लस 6 -6, -6/3 -2। तो ए बिंदु के निर्देशांक सीधे सीधे मिले 6 -4 -2। ठीक है। अब यदि मैं बी बिंदु निकालने जाऊंगा तो बी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यहां इसे चेंज कर दो, इसे चेंज कर दो, तो यहां पर जो अनुपात बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, यहां से यहां का अनुपात 2 है और अभी यहां से यहां का अनुपात 1 है। तो बी बिंदु के निर्देशांक निकालते समय m और n के मान बदल जाएंगे, m प्लस n अभी भी वही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा बदलेगा। देखिए फटाफट बी बिंदु निकालने के लिए P से B का जो विभाजन है वो 2:1 में है, तो m का मान 2 और n का मान 1। हम B बिंदु निकाल रहे हैं। m का मान 2 मतलब जिस निर्देशांक में P का गुणा करोगे वो 1 होगा,
Q वाले बिंदु का डबल करना पड़ेगा। मतलब यहां पर A प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, B प्लस 2 बीटा हो जाएगा और C प्लस 2 गामा हो जाएगा। A का मतलब 4 प्लस 2 गुणा 10/3 है ना। B मतलब 2 प्लस 2 गुणा -16/3, ठीक है। और C मतलब -6 प्लस 2 गुणा 6/3, ठीक। तो 20 प्लस 24/3 हुए 8, ठीक है। 16 दूना 32 प्लस 2 -2 -32 प्लस 2 -30 -30/10 -3 बटा मतलब -30/3 -10 6 12 -6 12 6/3 2। तो बी बिंदु के जो निर्देशांक होने चाहिए वो होना चाहिए 8 -10 और 2। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा है सर जी जवाब, ऐसा है आपका इस प्रश्न का जवाब, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हो चुका है समाप्त। ए और बी के निर्देशांक आए। यही ए और बी नाम के दो बिंदु पी क्यू को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको और देखने, आपको हर एक्सरसाइज का सवाल चाहिए, हर सवाल का जवाब चाहिए, आपको हर कॉन्सेप्ट चाहिए, डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर प्रश्नावली का हर सवाल, हर उदाहरण का जवाब चाहिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कीजिए। और आप मैग्नेट ब्रेन्स को गूगल पर जाकर बहुत आसानी से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, लिखिए www.magnetbrains.com। वहां पर जाने के बाद आपको सीबीएसई हिंदी माध्यम का चयन करना है। गणित विषय पढ़ने के लिए उसमें कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करना है, जैसे कि यहां पर शो होके रखा है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यहां नीचे जाके आप आगे बढ़ोगे तो चैप्टर के नाम लिखे रहेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे वो उसके सारे वीडियो खुल जाएंगे। जिस वीडियो पे क्लिक करोगे वो चलने लग जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आपको पता भी है कि छठी से लेकर 12वीं आपका जो भी स्कूल का पाठ्यक्रम है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स अंग्रेजी माध्यम के लिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो पूरी तरह से आपको मुफ्त पढ़ाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि चैनल भी बहुत लोगों तक पहुंच सके। शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के सारे वीडियो को एक्सेस कर सके। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।